हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। भाई आज के इस लेक्चर के अंदर मुझे आपको बताना है एमसीक्यूज, ट्रू फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक्स, मैचिंग, ये सब हमें करना है। मैं आपको 100% एश्योरेंस दे रहा हूँ दोस्त कि अगर आप एथिक्स पढ़ रहे हो और आपने एथिक्स कंप्लीट कर लिया तो जाकर लास्ट वीडियो में आए हो, इसका मतलब समझ लेना कि एथिक्स में आपको आता है। कुछ चीजें होगी आपको लगेगा स्टडी मटेरियल से छुड़वाया है, कुछ चीजें होगी आपको लगेगा स्टडी मटेरियल से छुड़वाया है। क्योंकि छुड़वाया है इसलिए क्योंकि वो चीज बार बार पेपर में नहीं आती दोस्त, बहुत घटिया है, बहुत आपको समझने का बेकार है। अगर आप फिर भी कहोगे सर नहीं सर हमें पढ़ना है, तो आप पढ़िए, एक बार नहीं समझ आएगा मुझे पूछिए, बट सर मैं आपको लिटरली कहूंगा, लिटरली अगर कहूँ तो सर वो बेकार है, मत पढ़िए उसको। क्योंकि मुझे जहां तक मैं पढ़ा रहा हूँ सर, मुझे जहां तक एक्सपीरियंस है कि आज तक अगर उनमें से जो चीज छुड़वाई है उनमें से अगर एक चीज आई है तो एक आया है, कभी भी सालों में एक बार आ गया या कुछ सालों में एक बार आ गया, सर उस पर ध्यान नहीं देना है। क्योंकि हमारे को अभी कॉन्ट्रैक्ट पढ़ना है, हमारे को अभी सब कुछ पढ़ा है सर, अच्छे लोग, गुड्स एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट, नेगोशिएबल, क्या क्या याद कर लेंगे सर हम। इसलिए जैसा मैं आपको गाइड कर रहा हूँ सर जिस दोस्तों वैसा ही आप सुने, वैसे ही समझे। इस वजह से तो मैं आपको ढंग से गाइड करूंगा और आपको बढ़िया से आपको पास कराऊंगा। 100% गारंटी कह रहा हूँ सर, 100% की गारंटी है, पास करूंगा। ठीक है, तो आज की क्लास के अंदर मैं आपको कराने वाला हूं क्या, फिल इन द ब्लैंक्स। और कुछ बातें आपको याद करनी चाहिए कि भाई हमने क्या करा था। तो फिल इन द ब्लैंक्स मैं कह रहा हूं 100% कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं है, 100% इसी में से आएगा। पेपर के अंदर एक एक एमसीक्यू मैच करेगा एथिक्स में से, एक एक एमसीक्यू, एक भी छूटेगा नहीं, एक एक एमसीक्यू मैच करने वाला है बुक में से। अभी तक तो बुक में से मैच करा, आप कहां से करेगा सर। तो एक एक पढ़ो, कुछ बातें आपको इसमें लगेगी कि नहीं है, क्योंकि आपके इसके अंदर क्या होता है, कभी कभी कुछ बातें नहीं लगती है, वो कंसेप्ट नहीं होता बट डाल दी जाती है, तो वो मैं आपको यही पढ़ा दूं, कोई ऐसी बात नहीं है। ठीक है, चलो सबसे पहले कह रहा था स्टडी ऑफ एथिक्स इज डिवाइड इनटू 4 ऑपरेशनल एरियाज। 4 थे, मेटा एथिक्स, अप्लाइड एथिक्स वगैरह, है ना, 4 थे, बताया था मैंने आपको। द वर्ड एथिक्स डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड, द वर्ड एथिक्स इज डिराइव्ड फ्रॉम, किस वर्ड से एथिक्स डिराइव हुआ था, ग्रीक वर्ड से एथिक्स डिराइव हुआ था। यह समझ में आया आपको, नहीं आया, नॉर्मल है। एथिक्स has evolved with evolution of society। एथिक्स किससे मिला, एथिक्स किससे बना है, सोसाइटी से बना है। एथिक्स मतलब हम क्या सोचते हैं, हम, हमारी जो थिंकिंग लेवल है दोस्त, वही हम वो सोचेंगे जो हमें हमारे पेरेंट्स सिखाएंगे। देख रहे हो, आपका सोचने का नजरिया अलग होता है, कोई सोच अलग ही सोचता है, कोई चीज, कोई बंदा, कोई पर्सन अलग ही सोचता है, तो सबका सोचने का नजरिया अलग है। वही सोच सिखाते हैं जो सोसाइटी हमें सिखाती है। तो मैंने कहा एथिक्स हैज इवॉल्व, एथिक्स जो बना है, इवोल्यूशन हुआ है जिस चीज का, वो सोसाइटी से हुआ है। एथिक्स का जो इवोल्यूशन हुआ है वो किससे हुआ है दोस्तों, सोसाइटी से। और मैंने आपको एक बार बताया कि द रेलिवेंस ऑफ द एथिक्स इज इन एप्लीकेशन। एप्लीकेशन, रेलिवेंस कहाँ है दोस्तों, इसका एप्लीकेशन पे बताया था मैंने आपको। ये कुछ बातें होगी जो नहीं बताई होगी, कुछ बातें होगी जो मैंने बताई होगी, और मैंने कहा था ये एमसीक्यू पूछेगा आपसे। इसमें से एक पार्ट था द रेलिवेंस ऑफ एथिक्स। एथिक्स का क्या रेलिवेंस है, एप्लीकेशन। एप्लीकेशन मतलब करना, एप्लीकेशन मतलब उसको करना, अप्लाई करना, एप्लीकेशन, दैट इज द। तो एथिक्स का कोई रेलिवेंस है, हाँ है, उसको अप्लाई करते हैं हम अपनी जिंदगी के अंदर। हम क्या सोचते हैं हम वो अप्लाई कर रहे हैं, आप क्या सोच रहे हो आप अप्लाई कर रहे हो, एप्लीकेशन आया समझ में। इट इज डिफिकल्ट बट नॉट पॉसिबल टू कंडक्ट स्ट्रिक्टली ऑनेस्ट बिजनेस। इट्स फेमस कोट बाय, बताओ ये कोट किसका था, बहुत ही सिंपल, ये कोट था महात्मा गांधी का। ये याद रहेगा आपको, ये कोट महात्मा गांधी का था। किसका था भाई, महात्मा गांधी, मोहन करमचंद दास। ये कोट याद कर लो, बहुत बार पेपर में आया है। डिफिकल्ट बट नॉट पॉसिबल, डिफिकल्ट है पर पॉसिबल नहीं है, इम्पॉसिबल नहीं है। डिफिकल्ट है, आपकी पढ़ाई आपको डिफिकल्ट तो लग रही है पर इम्पॉसिबल नहीं है, कर लेते हो ना। टू कंडक्ट स्ट्रिक्टली ऑनेस्टी बिजनेस, बिजनेस के अंदर आपको लगेगा कुछ, आपको अगर आगे जाकर जिंदगी में कभी बिजनेस करोगे तो वहां पर लगेगा कुछ चीजें ऐसे डिफिकल्ट है पर वो इम्पॉसिबल नहीं है। ऐसा कहना था महात्मा गांधी का। महात्मा गांधी कहते थे कि भाई कोई चीज डिफिकल्ट हो सकती है पर इम्पॉसिबल नहीं हो सकती, कोई चीज मुश्किल हो सकती है पर उसको ना करा जाए ऐसा नहीं हो सकता। हर चीज पॉसिबल है अपने आप में। आई एम पॉसिबल, इम्पॉसिबल में भी क्या लिखा होता है, इम्पॉसिबल, तो आई एम पॉसिबल, मैं कर सकता हूँ। ठीक है, तो सोचने का नजरिया है भाई। लॉ इज अ डैश ऑफ एथिक्स, कॉडिफिकेशन, याद है मैंने कराया था, मैंने को बताया था ये एमसीक्यू में पूछेगा, मैं आपको दिखा भी देता हूँ, यहाँ पर मैंने कराया था। लॉ इज एसेंशियली इन्फ्लुएंस, ये कराया था इंटरप्रिटेशन, ये वाला चैप्टर, रीजनिंग, कॉडिफिकेशन ऑफ एथिक्स दिख रहा है आपको, कॉडिफिकेशन के बारे में मैंने बताया था, डिटेल में कराया था ये चैप्टर तो मैंने, जबकि इतना है भी नहीं हमारे में। द स्टडी ऑफ एथिक्स इज अ डैश साइंस, बताओ कौन सा साइन है, स्टडी ऑफ एथिक्स इज अ
सिस्टमैटिक साइंस, ये भी मैंने आपको बताया था। एथिक्स इज आल्सो नोन एज फिलोसफी, एथिक्स आल्सो नोन एज मोरल फिलोसफी। क्या होते हैं? मोरल। एथिक्स को क्या बोलते हैं? मोरल फिलोसफी कहते हैं, क्योंकि देखो मोरल, दुनिया क्या सोच रही है, दुनिया क्या सोच रही है, तो मोरल फिलोसफी से ही एथिक्स जनरेट होता है कि हाँ दुनिया ये सोच रही है कि भाई ले जाना चाहिए तो हमें भी ले जाना चाहिए। मतलब मैं एक एग्जांपल देता हूँ जो कि इससे बहुत अच्छे समझ आता है। किसी का एक्सीडेंट हो गया, दुनिया सोचे इसको ले जाना चाहिए, पर कोई ले जाता है, कोई नहीं। जो ले जाता है वो मोरल के अकॉर्डिंग काम कर रहा है। दैट इज द एथिक्स इज अ स्टडी, द स्टडी ऑफ एथिक्स। एथिक्स को जो स्टडी करते हैं वो मोरल फिलोसफी से, मोरल के पॉइंट ऑफ व्यू से करा जाता है। दुनिया क्या सोच रही है, हमें भी वही सोचना चाहिए। दुनिया सोच रही है कि भैया आपके पास दुनिया कहती है कि सुबह उठकर ब्रूस करना चाहिए, ये कहती है, ठीक है, सुबह उठकर नहाना चाहिए, कहती है। कोई नहाता है, कोई नहीं नहाता, ठंड में तो और नहीं नहाते, है ना, और 5 दिन तक नहीं नहाते, और सुबह को मुंह हाथ धो लेते चिमक जाते हैं, ठीक है। हाँ वो लड़कियां नहाती है यार, मैंने देखा है, ठीक है। चलो लड़के तो हरामी होते हैं, वो तो नहाया था, कभी नहाया था, पिछली होली में नहाया था, अगली होली में नहाएंगे अब, ठीक है। तो मैंने क्या है कि जो एथिक्स की जो स्टडी है, एथिक्स जो है उसको हम क्या बोल सकते हैं? एथिक्स की स्टडी बोल सकते हैं, या एथिक्स की जो एथिक्स को ऑल्सो बोलते हैं मोरल फिलोसफी भी कहा सकता है। एथिक्स का दूसरा नाम क्या होगा? मोरल फिलोसफी, मोरल फिलोसफी। आगे बढ़ेंगे। डैश इज द स्टडी ऑफ बिजनेस सिचुएशन एक्टिविटी डिसीजन वेयर इशू है राइट एंड रॉन्ग आर एड्रेस। कहां पर ऐसा होता है जहां पर बिजनेस का राइट एंड रॉन्ग होता है? कॉर्पोरेट एथिक्स में। कॉर्पोरेट मतलब क्या होता है? देखो यहाँ पर लिखेंगे कॉर्पोरेट एथिक्स। कॉर्पोरेट मतलब होता है बिजनेस, जहां पर बिजनेस समा हुआ है। आप बिजनेस आगे जाकर क्या करोगे? जॉब करोगे, दैट इज द कॉर्पोरेट लाइफ। क्या बोलते हैं उसको? कॉर्पोरेट। अभी क्या चलिए आपकी स्टडी लाइफ चलिए, आगे जाके क्या होगा? कॉर्पोरेट लाइफ। कॉर्पोरेट लाइफ मतलब बिजनेस लाइफ चलेगी आपकी, मतलब आप कहीं जॉब करने जाओगे तो बिजनेस को बोलते हैं कॉर्पोरेट। क्या बोलते हैं? बिजनेस को बोला जाता है। जब बहुत सारे बिजनेस होते हैं तो उसको बोला जाता है कॉर्पोरेट। तो कॉर्पोरेट एथिक्स में बताया जाता है कि जो भी आप काम कर रहे हो, जो भी बिजनेस सिचुएशन है, जो भी डिसीजन लोगे, वो सही और गलत में बताएगा, एड्रेस करेगा कि भैया कॉर्पोरेट एथिक्स क्या बताएगा? बिजनेस के अंदर सही और गलत बताएगा। बिजनेस एथिक्स तरीके का होता है, इसको बिजनेस एथिक्स भी लिख सकते हैं और कॉर्पोरेट एथिक्स भी लिख सकते हैं, दोनों सही होगा। आप कॉर्पोरेट एथिक्स का बिजनेस एथिक्स लिख दो तब भी सही माना जाएगा। अच्छा, बिजनेस एथिक्स इज आल्सो नोन एज कॉर्पोरेट एथिक्स, और यहाँ पर आप कॉर्पोरेट एथिक्स भी लिख सकते हो, बिजनेस एथिक्स भी लिख सकते हो, ठीक है, समझ में आ रहा है। बिजनेस एथिक्स को क्या बोलते हैं? कॉर्पोरेट। कॉर्पोरेट का मतलब ही क्या होता है? बिजनेस होता है, बहुत सारे बिजनेस। तो बिजनेस एथिक्स को क्या बोलते हैं दोस्त? कॉर्पोरेट एथिक्स कहा जाता है। और यहाँ पर आप 9 बारे में कॉर्पोरेट एथिक्स लिख सकते हो, बिजनेस एथिक्स भी मैंने डेफिनेशन बताया थी बिजनेस एथिक्स की बहुत डिटेल में। द स्टडी ऑफ एथिक्स डिवाइड इनटू 4। द वर्ड एथिक्स इज ड्राइव्ड फ्रॉम, कहां से ड्राइव? ग्रीक वर्ड से ड्राइव्ड हुआ है, और ग्रीक वर्ड से जो ड्राइव्ड हुआ है दोस्तों एथिक्स से, ये है ग्रीक वर्ड से। हाँ सही है, ग्रीक वर्ड से ड्राइवर भी बात करी थी फिलिंग द ब्लैंक्स में। देखो ना सब कुछ वही निकाल रहा है। देखो एथिक्स हैज इवॉल्वड विद द इवोल्यूशन ऑफ सोसाइटी। द रेलेवेंस ऑफ एथिक्स इज एन एप्लीकेशन। वही तो एमसीक्यू फिलिंग द ब्लैंक्स थे, वो एमसीक्यू। इससे आपको ये बताने की कोशिश कर रहा है इंस्टीट्यूट, आपको ये बताने की कोशिश कर रहा है कि भाई ये मत सोचना कि एमसीक्यू पेपर में आएगा तो फिलअप याद नहीं करोगे, फिलअप को एमसीक्यू बनाकर दे देंगे, ये बता रहा है। फिलअप को एमसीक्यू बनाकर दे देंगे, फिलअप भी याद करना है। कहीं आप सोच रहे हो आपके पेपर पैटर्न में फिलअप्स नहीं है, फिल इन द ब्लैंक्स नहीं है, तो आप फिलअप याद नहीं करोगे। हम फिलअप को एमसीक्यू बनाकर दे सकते हैं, वो आपको दिखा दिया इन्होंने। देखो सेम वही सेम क्वेश्चन महात्मा गांधी जी। लॉ इज अ डैश ऑफ एथिक्स, लॉ इज अ कोडिफिकेशन ऑफ एथिक्स। सेम दिख रहा है आपको पूरा। देयर आर दिस इज नॉट द 7 प्रिंसिपल। कौन से नहीं है 7 प्रिंसिपल? भाई इंटीग्रिटी द अकाउंट, ये कंटेंट नहीं है, कंटेंट इज नॉट अ 7 प्रिंसिपल। कंटेंट क्या नहीं है? 7 प्रिंसिपल नहीं है, बाकी 3 है। बिजनेस माल प्रैक्टिस डज नॉट इंक्लूड, बिजनेस माल प्रैक्टिस में क्या इंक्लूड नहीं होता? भाई देखो ब्लैक मार्केटिंग होता है, एडल्टरेटिंग, डुप्लीकेशन करना, एडवर्टाइजमेंट नहीं होता। एडवर्टाइजमेंट कराना गलत थोड़ा है, क्या वो गलत चीज है? एडवर्टाइजमेंट कराना, एडवर्टाइजमेंट कराना, जोमेटो वाले एडवर्टाइजमेंट कराते गलत है क्या? वो नहीं है। बिजनेस एथिक्स कॉल्स फॉर अवॉइडेंस ऑफ, बिजनेस एथिक्स कॉल्स फॉर अवॉइडेंस ऑफ मोनोपोली। बिजनेस एथिक्स कॉल्स फॉर अवॉइडेंस ऑफ मोनोपोली। मोनोपोली का मतलब क्या होता है? वन मार्केट। मोनोपोली का इकोनॉमिक्स में अंदर आपने सीखा होगा, कभी इकोनॉमिक्स पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी तो कोई दिक्कत नहीं है। मोनोपोली का मतलब पूरी बिजनेस के अंदर 1% का मोनोपोली है। मतलब जियो क्या कर रहा है? आप मोनोपोली बिछा रहे हैं। मोनोपोली का मतलब ये हो गया कि कोई उसके कॉम्पिटिटर ना हो, नो कॉम्पिटिटर, सिंगल पर्सन जो कि मार्केट के अंदर अपनी प्रोडक्ट को बेच रहा है, सिंगल बिजनेसमैन जो मार्केट के अंदर अपनी प्रोडक्ट को बेच रहा है। बिजनेस एथिक्स कहता है कि आप मोनोपोली मत लेकर आओ, अवॉइड करो मोनोपोली को। कहता है नहीं कहता? कहता बिजनेस एथिक्स कहता है अगर आप मोनोपोली ले आओगे ना तो वही वो पर्सन, जैसे रेलवे इज अ मोनोपोली, रेलवे क्या है? मोनोपोली है, क्योंकि रेलवे का कोई कॉम्पिटिटर नहीं है, तो वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में। अच्छा हुआ अगर रेलवे किसी और में हो तो प्राइस को बढ़ा दे,
इसलिए बिजनेस एथिक्स कहता है कि देखो कोशिश करो कि मोनोपोली ना लाया जाए मार्केट के अंदर। अगर कहीं ना कहीं मार्केट के अंदर मोनोपोली आ गई ना तो कस्टमर को नुकसान होता है, वो बंदा कुछ भी चाहे कर सकता है। अगर नेसेसिटी चीज है फिर तो बढ़ा देगा प्राइस, फिर तो खरीदना पड़ेगा, मजबूरी है क्योंकि नेसेसिटी है, उसको बंदा तो कर नहीं सकते। इसलिए मार्केट के अंदर से क्या होगा, फोन के अंदर सिम होती है जियो की या एयरटेल की, मोनोपोली बिछा जियो होगा। मुकेश अंबानी जी क्या कर रहे हैं, मोनोपोली एक मार्केट बनाना चाहते हैं, सबको बर्बाद कर देना चाहते हैं। इस तरीके से इनको नई नई स्कीम लेकर आ रहे हैं। अगर एयरटेल नहीं हुआ ना, एयरटेल नहीं हुआ देखो प्राइस सस्ते होने की वजह, एयरटेल का प्राइस देखा था पहले कितना महंगा था, क्योंकि उनका ब्रांड था। जैसे जियो आया प्राइस सबने कहा 200 रुपए 250 रुपए में 1.5 GB मिलता था पूरे हफ्ते महीने का नेट, आज 150 रुपए में 1.5 GB पर दिन मिल रहा है। कंपटीशन जितना होगा कस्टमर को उतना फायदा होगा। इसलिए कहते हैं कि मोनोपोली ना बिछाया जाए। बिजनेस एथिक्स कहता है अवॉइड करो भाई मोनोपोली को, मतलब कंपटीशन रखो। जब कंपटीशन होगा तो कस्टमर को फायदा होगा। आई बात समझ में? फ्लोइंग इज नॉट अ प्रोफेशनल कैरेक्टरिस्टिक्स। कौन सा प्रोफेस ट्रिपल सी करके बताया था मैंने आपको। ट्रिपल सी एक होता है ट्रिपल पी, नया ऐड हुआ था दोस्त इसके अंदर ट्रिपल पी। ट्रिपल सी के बारे में मैंने आपको बताया था। कॉम्पिटेंस, कम्युनिकेशन स्किल्स, प्रोफेशनल स्किल्स और आपके पास कंपनसेशन। कॉम्पिटेंस, प्रोफेशनल स्किल और कंपनसेशन। पी का मतलब क्या है, पीपल, प्लानेट और प्रॉफिट। ये आगे जाकर बहुत से आपके पास एक सब्जेक्ट आएगा स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। पीपल, प्लानेट और प्रॉफिट। सबसे पहले आपका जो फोकस होना चाहिए वो पीपल्स में होना चाहिए। इम्प्लॉय, अपने सोशल वैल्यूज बताओ। इम्प्लॉय, कस्टमर, जनरल पीपल। भाई आप जो काम कर रहे हो उससे जनरल पीपल को, आपकी फैक्ट्री है, पोल्यूशन बहुत हो रहा है तो जनरल पीपल को उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए, जनरल पीपल को उससे हार्म नहीं होना चाहिए। पहले पीपल को, आपका जो बिजनेस आप जब खोलोगे तो 3 चीज का ध्यान रखना। पहले पीपल्स का फायदा करना, दूसरा आपके पास ध्यान रखना आपके पास किसका, प्लेनेट का, इन्वायरमेंट। आपसे पोल्यूशन हो रहा है, इससे इन्वायरमेंट में भी नुकसान हो रहा है, साथ में पर्सन जनरल पब्लिक को भी नुकसान हो रहा है। ये दोनों से बचो, उसके बाद अपना प्रॉफिट देखना। इसे बोलते हैं ट्रिपल पी। क्या बोलते हैं उसको, ट्रिपल पी। और ट्रिपल सी में क्या है, कम्युनिकेशन, प्रोफेशनल स्किल और कॉम्पिटेंस। ठीक है, देखो ये रहा प्रोफेशनल स्किल का मतलब क्या होता है, कैरेक्टर। ये रहा, देखो मैंने ये बनाया होगा डायग्राम आपके लिए। कॉम्पिटेंस, कंपनसेशन, कॉम्पिटेंसी और कैरेक्टर। ठीक है, यहाँ पर आप देख लेंगे उसमें सिंपल। ये तो आपने खुद ही कर दिया होगा अपने आप। तो भाई कॉम्पिटेंस, कैरेक्टर, कॉम्पिटेंसी, कंपनसेशन, कॉम्पिटेंसी और कैरेक्टर। कंपटीशन नहीं है, अंडरकटिंग, ये नहीं सुनाऊंगा। ये द राइट आंसर है यार। कौन सा नहीं है, हमें बताना है कौन सा नहीं है। द टर्म बिजनेस एथिक्स केम इनटू कॉमन यूज इन ईयर। बताओ बिजनेस एथिक्स कब आया था? अगर मैंने बताया ठीक है, नहीं बताया तो उसमें बताने का करना क्या है भाई? डेट है, डेट तो आपको याद करनी ही पड़ेगी मेरे भाई, डेट तो याद। तो भैया इसका आंसर आया था 1970 में आया था। बिजनेस एथिक्स कब आया था मेरे भाई? 1970 में बिजनेस एथिक्स को लाया गया था। 1970 में, मतलब बिजनेस एथिक्स जो बात हुई थी 1970 में। बिजनेस के अंदर बहुत ज्यादा मैनिपुलेशन बहुत ज्यादा होने लग गया, तो बिजनेस एथिक्स लाया गया कि भाई ये अपना बिजनेस के अंदर अप्लाई करिए 1970 के अंदर। एथिक्स रिफर टू डैश गाइड एन इंडिविजुअल विद डीलिंग विद कोड ऑफ कंडक्ट। इसका आंसर है कोड ऑफ कंडक्ट, मतलब रूल्स एंड रेगुलेशन। एथिक्स कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब क्या होता है? रूल्स एंड रेगुलेशन। मतलब आपके अंदर क्या होना चाहिए? रूल्स एंड रेगुलेशन होना चाहिए। आपके प्रिंसिपल्स, आपके सिद्धांत जो होने चाहिए, तो किसी के बारे में गलत ना सोचे। तो क्या है, गाइड करे। ऐसा कोई प्रिंसिपल सिद्धांत होने चाहिए जो आपको गाइड करे इंडिविजुअली डीलिंग विद द अदर्स। कैसे आप दूसरे से बात कर रहे हो, इसका गाइड करने के लिए आपके अंदर क्या होना चाहिए? कोड ऑफ कंडक्ट। एक कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब रूल्स एंड रेगुलेशन, प्रिंसिपल, अपने सिद्धांत। कैसे हमारा रिस्पेक्ट, हम बड़े से बात करें रिस्पेक्ट करनी चाहिए, इसको उल्टा नहीं बोलना चाहिए। ये है आपके सिद्धांत कि जब दूसरे से आप डील करो, किसी दूसरे पर्सन से डील करो, तो आपके पास क्या होना चाहिए? कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए, रूल्स एंड रेगुलेशन आपके अंदर होने चाहिए। तो सोसाइटी ऑफ अ बिजनेस एथिक्स इज वाज स्टार्टेड। सोसाइटी ने बिजनेस एथिक्स को कब स्टार्ट करा? बिजनेस एथिक्स तो आया 1970 में, और सोसाइटी ने कब स्टार्ट करा बिजनेस एथिक्स को? 1980 में, पूरे 10 साल बाद। याद रखना, बिजनेस एथिक्स आया था 1970 में, तो सोसाइटी ने इसको 1980 में, पूरे 10 साल बाद इसको अप्लाई करना चालू करा। सोसाइटी में बिजनेस स्टार्ट करा 1980 के अंदर। उससे पहले क्या आया था? एथिक्स में नाम का ही था, कोई अप्लाई नहीं करता है, हटाओ छोड़। थोड़ा टाइम लगता है ना, जब कोई नई चीज आती है तो थोड़ा टाइम लगता है इंप्लीमेंट करने में, तो 10 साल लगते हैं। थोड़ा टाइम मतलब 10 साल, ठीक है। तो 1980 में सोसाइटी ने इसको अप्लाई करना लगा अपनी कंपनी, अपनी जिंदगी के अंदर, अपने बिजनेस के अंदर, अपनी कंपनी के अंदर। एथिक्स इज अ सेट ऑफ डैश ऑफ द ह्यूमन कंडक्ट that govern the behavior of individual or organization. Ethics is a set of dash, ethics is a set of principle और standard। याद रखना, principle standard दोनों है, ठीक है। प्रिंसिपल मतलब होता है सिद्धांत, स्टैंडर्ड मतलब हमारा, हम यहाँ तक, हमारे लेवल यहाँ तक है, इससे हम ऊपर नहीं जाएंगे।
हमारे इससे बियॉन्ड नहीं करेंगे, अपने किसी के अगेंस्ट नहीं जाएंगे। अगर हम किसी को बोल रहे हैं, उल्टा बोल रहे हैं, तो ये हमारा प्रिंसिपल नहीं है, हमारा स्टैंडर्ड नहीं है। हमारा लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड कैसा होना चाहिए, हमारा प्रिंसिपल कैसा होना चाहिए, वो एथिक्स बताता है। एथिक्स सेट ऑफ प्रिंसिपल स्टैंडर्ड ऑफ ह्यूमन कंडक्ट, कैसे एक ह्यूमन वर्क करेगा, आपके सिद्धांत कैसे है, उसका लेवल लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड कैसा है, गवर्न द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन, इंडिविजुअल का बिहेवियर बताएगा, क्या प्रिंसिपल है स्टैंडर्ड। एथिक जो बना है वो प्रिंसिपल, सिद्धांतों और स्टैंडर्ड्स की वजह से बना है। स्टैंडर्ड मतलब लोगों को देखकर, लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड। हम क्या करते हैं, हमने अपनी पहले हमारे जो आपने देखा होगा, पहले अमिताभ बच्चन जैसी पैंट थी खुली खुली, फिर हमने लोगों को देखा और नई नई चीज आई, फिर हम जीरो मोरी आ गई, नैरो पैंट आ गई। तो ये देखा आपने, पहले अलग अलग था, पहले जब छोटे थे तो आप बहुत अजीब से कपड़े पहनते थे। आओ अपने बचपन की फोटो देखा, हाय मैं ऐसा था क्या, ओ भाई क्या था मैं, है ना, ऐसे करोगे आप तो क्या होगा सर, ये चीज ना देखो, स्टैंडर्ड मतलब लोगों को देखकर अपना बिहेवियर को चेंज कर देते हैं हम, ठीक है, समझ में आ रहा है, अच्छी बात है, अच्छा देखोगे अच्छा रहोगे। देखो यहाँ पर लिखा है दैट इज अ सेट ऑफ प्रिंसिपल एक्सपेक्टेशन दैट कंसीडर बाइंडिंग ऑन एनी पर्सन हु इज मेंबर ऑफ अ पर्टिकुलर ग्रुप। दैट इज अ सेट ऑफ प्रिंसिपल, दैट इज अ सेट ऑफ प्रिंसिपल। प्रिंसिपल जो बनते हैं वो रूल्स एंड रेगुलेशन, अपने सिद्धांत कैसे बनेंगे, दुनिया का जो रूल्स एंड रेगुलेशन है, भाई ये नहीं करना चाहिए तो हमने भी मानना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। हमने कहा किसी को उल्टा नहीं बोलना चाहिए, हमने भी माना किसी को उल्टा नहीं बोलना चाहिए। हमने कहा दोस्तों कि आपके पास किसी को मारना नहीं चाहिए, किसी को खून नहीं करना चाहिए, तो ये कानून बने हुए, कोड ऑफ कंडक्ट, कोड ऑफ कंडक्ट राइट आंसर। जो रूल्स एंड रेगुलेशन, कोड ऑफ कंडक्ट लगाते हैं रूल्स एंड रेगुलेशन, रूल्स एंड रेगुलेशन है, उससे ही क्या बनते हैं, प्रिंसिपल्स बनते हैं, एक्सपेक्टेशन बनते हैं कि हमें ये चीज नहीं करना चाहिए, ये चीज करना चाहिए। अरे बात समझ में आ रही, ठीक दोस्तों। अब आपको यहां पर प्रॉब्लम आई है कि एथिक्स कोड ऑफ कंडक्ट एक्ट, देखो ये एक्ट है दोस्तों, इन एक्ट्स के बारे में जब एथिक्स 1970 में आया था तो एक्ट पास हुए थे, ये सबरेन एथिक्स कोड ऑफ कंडक्ट एक्ट, सबरेन ऑक्सले एक्ट, नॉन ऑफ देव। मतलब जो आप मेरी बात सुनो, आप मेरी बताओ, मैं हम क्या पढ़ रहे हैं बताओ, एथिक्स पढ़ रहे नहीं पढ़ रहे, हम पढ़ रहे हैं एथिक्स दोस्तों। अब देखो कुछ बातें ऐसी होती है दोस्तों जो हमें रटनी होती है, कुछ बातें ऐसी होती है जो हमें रटनी होती है, हमें उसको समझ ही नहीं पाएंगे क्योंकि इस लेवल पे इतनी बड़ी बातें समझना बहुत इम्पॉसिबल है। फिर मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो सैबरीन ऑक्सले एक्ट 2002 में पास करा गया। एक्ट कैसे पास होता है तो आपने बेसिक क्लास में देखा, 2002 में पास करा गया। और ये एक्ट का जो पर्पस था, ये एक्ट को दूसरे तरीके से कंपनी अकाउंटिंग रिफॉर्म एंड इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, इसको प्यार से बोला जाता है कंपनी अकाउंटिंग रिफॉर्म इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। अब क्या हुआ, देखो बिजनेस के अंदर बहुत सारे इन्वेस्टर होते हैं जो पैसा इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। अब बिजनेसमैन क्या कर देते हैं, उनका पैसा इन्वेस्ट कर लेते हैं, ले लेते हैं, खा लेते हैं और देते भी नहीं वापसी। इन्वेस्टमेंट जब हम करते हैं किसी बिजनेस के अंदर, शेयर में पैसा लगाते हैं या कुछ करते हैं, तो वहां पर हमें वो पैसा वापस नहीं मिलता, पर हमें इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड वापस मिलता है। अगर आपने अकाउंटिंग पढ़ी होगी थोड़ी बहुत, नहीं पढ़ी तो इग्नोर इट, ठीक है। उसमें कुछ पैसा मिलता है रिटर्न के तौर पर, इंटरेस्ट के तौर पर कुछ पैसा हमें मिलता है, ठीक है। अब उस केस के अंदर अगर आप ध्यान समझे तो इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, जो ये कंपनी अकाउंटिंग रिफॉर्म एंड इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्शन एक्ट जो मैंने आपको बताया, इसके अंदर दोस्तों मेनली जो कंपनी के अकाउंटिंग रिफॉर्म मतलब हो गया एक तरीके से रेगुलर रूल्स कैसे हो गए। इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, अगर कोई पर्सन आपकी कंपनी के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर रहा है और आप उसको धोखा दे रहे हो तो देयर इज नॉट कॉल्ड अ बिजनेस एथिक्स, इसको बिजनेस एथिक्स नहीं कहेंगे। इसलिए कहा गया कि डैश मेड इट इम्पोर्टेंट फॉर बिजनेस टू हैव एन एथिक्स। क्या लाया गया 2002 में, सैबरीन ऑक्सले एक्ट 2002 लाया गया और उसमें बोला कि जितने भी इन्वेस्टर है दोस्तों, वो इन्वेस्टर जब कंपनी के अंदर पैसा लगाते तो कंपनी वाले धोखा देते थे, इन्वेस्टर को डुबा देते थे, बेचारे बर्बाद हो जाते थे। इस वजह से क्या करा कि भाई ये एक्ट लाएगा और कहा कि भाई इन्वेस्टर प्रोटेक्शन करेंगे, कंपनी के अंदर रिफॉर्म लेके आएंगे, रेगुलेशन आएंगे जिससे इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट करा जाएगा, ठीक। सर ये एक्ट कौन सा है, ये भी एथिक्स कोड ऑफ कंडक्ट बताता है और ये भी एथिक्स कोड ऑफ कंडक्ट बताता है, दोनों एथिक्स के बारे में कहीं ना कहीं बात करते हैं। अगर मैं कहूं तो ये इसके लिए फिट रहता है, क्यों कहता है सैबरीन ऑक्सले एक्ट 2002 मेड बनाया गया, क्यों, इट इंपॉर्टेंट फॉर बिजनेस के लिए जरूरी था टू हैव एन एथिक्स कोड होना चाहिए, एक रूल्स एंड रेगुलेशन का रिफॉर्म होना चाहिए, समथिंग इन राइटिंग अबाउट व्हाट वन इज ऑट टू डू और व्हाट इज ट्राइब, क्या सही करना चाहिए, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, क्या इन्वेस्टर को पैसा लूट लेना चाहिए या नहीं। तो ये बनाया गया एक्ट, मेनली इसको बोलते हैं कंपनी अकाउंटिंग रिफॉर्म एंड इन्वेस्टर प्रोटेक्शन एक्ट। तो अगर आपको इसमें प्रॉब्लम आ रही थी, आपने पढ़ा, मैंने सेल्फ करा और उसमें प्रॉब्लम आ रही थी, तो देखो कुछ बातें ऐसी होती है जो मैं रटना पड़ता है। मैं एक्ट सुनो, ये आप सोचो मैं एथिक्स पढ़ा रहा हूँ, एथिक्स के अंदर मैं ये कोई एक्ट थोड़ा पढ़ा रहा हूँ, अब इसको पढ़ाने लगा तो भाई यही पढ़ जाएंगे, फिर कोर्स ही नहीं होगा मेरे। तो कुछ बातें दोस्त आपको कुछ बातें रटनी पड़ती है, जहां पर कोई इसका बड़ा लो। फिर भी मैंने आपको कुछ मैक्सिमम बताया कि भाई ये होता है, ठीक है। वैसे तो कुछ बातें क्या होगा रटनी पड़ती है, फेस टू फेस में कहता हूँ रट लो भाई,
कुछ नहीं कर सकते इसका, हम कुछ कर ही नहीं सकते, ठीक है। तो हमने कहा कि देखो, फिर मैंने आपको बताया कि देखो कंपनी अकाउंटिंग रिफॉर्म्स होते हैं। रिफॉर्म मतलब रूल्स एंड रेगुलेशन जो कि बिजनेस के अंदर बनाए गए इस वजह से कि क्या सही करना चाहिए, क्या गलत है, क्या नहीं अपनाना चाहिए, क्या अप्लाई करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो एथिक्स बिजनेस के अंदर जरूरी था। क्योंकि बिजनेसमैन क्या कर रहे थे, बहुत लूट रहे थे इन्वेस्टरों को, अंदर इन्वेस्टमेंट कर देते थे फिर भाग जाते थे। समझ में आ रहा है आपको? इसके बाद बिजनेस एथिक्स इज द कोड ऑफ कंडक्ट। ये तो मैंने आपको पहले बताया, बिजनेस एथिक्स कोड ऑफ सोसाइटी शुड फॉलो द कंडक्टिंग देयर सोशल एक्टिविटी। क्या सही है गलत है बताइए? बिल्कुल ट्रू है दोस्त। तो बिजनेस एथिक्स क्या, कोड ऑफ कंडक्ट है, सोसाइटी उसको फॉलो करती है, कंडक्टिंग देयर सोशल, तो सोशल एक्टिविटी में जो होता है वहां पर उसको फॉलो करती है। तो एथिक्स कहीं ना कहीं कहां पर क्या हो रहा है, फॉलो हो रहा है, ठीक है। ये बिल्कुल सही बात है। बिजनेस एथिक्स है डैश एप्लीकेशन। बिजनेस एथिक्स का क्या है भाई, कौन सा एप्लीकेशन है, क्या एप्लीकेशन मतलब अप्लाई करना। तो बिजनेस एथिक्स हैज यूनिवर्सल, मतलब वर्ल्ड वाइड है, यहाँ पर इंडिया के अंदर ही नहीं, हर जगह इसका यूज है, हर जगह, ऑफिस, बिजनेस, घर पे, हर जगह बिजनेस का एथिक्स का यूज होता है। तो मैंने कहा बिजनेस एथिक्स, क्योंकि बिजनेस की बात करें, हर जहां जहां बिजनेस है, इंडिया में है चाहे बाहर देश में है, हर जगह है। तो यह है यूनिवर्सल। प्रैक्टिकल तो है ही दोस्त, यूनिवर्सल ज्यादा है, यूनिवर्सल यूज है इसका, यूनिवर्सल एप्लीकेशन, कहीं भी इसको यूज कर सकते हैं, ऐसा कहीं है रुकावट नहीं है। डैश इज ओबेइंग एंड अधेरिंग द रूल्स एंड अथॉरिटी, ये इंपॉर्टेंट है, आ जाता है काफी बार पेपर में। डैश इज अबाउट ओबेइंग एंड अधेरिंग द रूल्स एंड अथॉरिटी, मानना। डैश इज अबाउट, तो क्या होता है, मतलब क्या बोल रहा है ये बोल रहा है दोस्तों, ऐसी कौन सी चीज है जो हमें उसको ओबे करना पड़ेगा, उसको मानना पड़ेगा, उस रूल्स एंड अथॉरिटी को मानना पड़ेगा, तो बोलते हैं कंप्लायंस। आपने अभी आगे जाकर लॉ पढ़ोगे तो कंप्लायंस का मतलब समझो। कंप्लायंस मतलब लॉ के रूल्स और रेगुलेशंस, लॉ जो कानून है उसको मानना, उसको ओबे करना। अगर नहीं करा तो पेनल्टी लग जाएगी। आप लॉ बनाया कि इसको खून नहीं करना, आपने खून कर दिया तो आपने कानून को नहीं माना, नॉट कंप्लायंस। कंप्लायंस मतलब क्या होता है, मानना। तो इसका आंसर क्या है दोस्त, डी इज द राइट आंसर, कंप्लायंस। कंप्लायंस एक ऐसी चीज होती है, लॉ को मानना, दैट इज द मीनिंग ऑफ कंप्लायंस, ठीक है। एथिक्स एग्जीक्यूट अबाइड बाय द डैश रिलेटिंग टू देयर बिजनेस एक्टिविटी। एथिक्स जो एग्जीक्यूट हुआ, जो बना है, वो किससे बना है, लॉ, रूल्स एंड रेगुलेशन से। मेनली रिलेटेड टू द बिजनेस एक्टिविटी क्या कर रहा है, अबाइड बाय लॉ, रूल्स एंड रेगुलेशन रिलेटिंग टू द बिजनेस एक्टिविटी। सर ये अबाइड का मतलब क्या हुआ, अबाइड का मतलब, सर अबाइड का मतलब बता दो सर। मैंने कहा पालन करना। पालन करना का मतलब क्या हुआ सर, मानना, मतलब एथिकल एग्जीक्यूटिव्स। तो एथिक्स है दोस्तों, उसको हम मानेंगे एज अ रूल, एज अ लॉ, एज अ रेगुलेशन, इस तरीके से मानना है बिजनेस एक्टिविटी के। एथिक्स जो बनाया है, एथिक्स, अपना एथिक्स मतलब हम क्या सोचते हैं, तो हम वो चीज सही से सोचेंगे, हम वो चीज को सोचना चाहिए जो लॉ कहता है। लॉ कहता है कि ये नहीं करो तो हमें भी नहीं करना चाहिए, हमें भी अपने दिमाग में लाना नहीं चाहिए। तो असली का लॉ, रूल्स एंड रेगुलेशन जो है उसको मानो एज एन एथिकल बिहेवियर, एज एन एथिकल एग्जीक्यूटिव इन अ बिजनेस एक्टिविटी, ठीक। ऐसी चीज होती है दोस्तों, ये आप बार बार जब याद करोगे ना, ऐसी चीज देखो आपको लग रहा होगा कि सर ये तो सर कहाँ से कहाँ भी पूछते जा रहा है, कहाँ से कहाँ पूछते जा रहा है, तो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो एथिक्स एक ऐसी चीज है जो कभी आज तक बच्चों को समझ नहीं आई ढंग से, क्योंकि लॉ नहीं है ना, ये लॉ नहीं है, लॉ अलग होता है, एथिक्स अलग होता है, ठीक है। तो एथिक्स है, लॉ होता तो कहानी से समझा देता, कॉन्ट्रैक्ट आप पढ़ोगे तो आगे जाकर बहुत अच्छे समझ में आएगा कॉन्ट्रैक्ट देखना। एथिक्स ऐसी चीज है जो आपको बार बार लिखनी पड़ेगी दोस्त। ये ना मैं चाहता हूँ छुड़वा देता, फिर क्या, पर नहीं दोस्तों, छुड़वाना सही लॉजिक नहीं रहता, हमें हमेशा हर चीज करनी चाहिए। हाँ कोई चीज ऐसे आती है जो आउट ऑफ, देखो अब ये इस बारे में कहीं पर बात नहीं हुई है, पूरे कॉन्सेप्ट में पूरा एथिक्स पढ़ लिया आपने, अब पूरा बुक छान लेना, कहीं पर बात नहीं होगी इस बारे में, पर यह है जनरल नॉलेज। इसमें आपको थोड़ा अपना दिमाग लगाना है और थोड़ा जो मैं बोल रहा हूँ वो समझना है, और उसको आपने लिख कर करना है, तभी ये याद होगा। याद आपको कंपल्सरी करना है सारा। एथिक्स इन कंप्लायंस मीन्स, एथिक्स इन कंप्लायंस का मतलब क्या होता है, इट अबाउट द ओबेइंग एंड रीडिंग द रूल्स एंड अथॉरिटी। यही मतलब हुआ, अभी तो पढ़ा था ऊपर। What function area in a business ethics about the obeying, adhering the rule and authority? Ethics in compliance। अरे एक ही चीज बार बार पूछ रहा है। Which of the following unethical business practice? कौन सी ऐसी चीज है जो अनएथिकल बिजनेस प्रैक्टिस है? Collusion, insider trading, और insider trading का मतलब क्या होता है? इंसाइडर ट्रेडिंग का मतलब मैं बता देता हूँ आपको। इंसाइडर ट्रेडिंग का मतलब हुआ दोस्तों, आपकी कंपनी, मैं आपके इन्वेस्टर हूँ, मैं आपकी कंपनी में पैसा लगाने जा रहा हूँ, मुझे आपकी कंपनी के किसी बंदे ने, किसी पर्सन ने आपको लीक कर दी इन्फॉर्मेशन लीक करना, बिजनेस की इनसाइडर इंफॉर्मेशन लीक करना और बता देना इन्वेस्टर को, और कहा कि इस कंपनी में पैसा लगा लो भाई, ये आगे जाने वाली है नया। जैसे एक थी सन फार्मा एक कंपनी थी जिसके अंदर उन्होंने कैंसर की दवाई निकाली थी ना जब, तो वहां पर इंसाइडर ट्रेडिंग बहुत हुई थी। इंसाइडर ट्रेडिंग मतलब क्या होता है, लेन देन करना, शेयर को खरीदना बेचना।
तो भैया एक वो था, आपने फिल्म देखी है बाजार, बाजार फिल्म देखिए, आप अगर बाजार फिल्म देखो वहां पर इनसाइडर ट्रेडिंग होती है। देखना आज आप कसम खा लो, आपको बाजार फिल्म देखनी है। वो फिल्म ऐसी नहीं है, बहुत लॉजिकल फिल्म है दोस्त। बाजार फिल्म यूट्यूब के अंदर है, आप सर्च करना यूट्यूब, आराम से देखना। इनसाइडर ट्रेडिंग कहते हैं। वहां क्या करते हैं पता है, वहां शेयर का लेन देन करता है। इन्वेस्टर क्या होते हैं, बड़े बड़े इन्वेस्टर क्या होते हैं, पैसा लगाते हैं। आप सोचते हैं किस कंपनी में लगाए, तो कैंसर की दवाई आती है, जैसी कैंसर की दवाई मार्केट में शेयर का प्राइस बढ़ जाएगा, लगा दो उसमें। तो पहले किसी से बोल के इनसाइडर क्या करवा लेते हैं, तो लीक करवा लेते हैं इन्फॉर्मेशन। दैट इज द मीनिंग ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग। तो इसी को कहते हैं बिजनेस अनएथिकल बिजनेस प्रैक्टिस। इनसाइडर ट्रेडिंग करना प्रोहिबिटेड है, मना करा गया है लोगों द्वारा, फिर भी करोगे तो जुर्म है बहुत बड़ा, फिर भी करते हैं। बाजार फिल्म जरूर देखना, ठीक है। फिर मुझे बताना सर मैं बाजार फिल्म देखी, मुझे समझना इनसाइडर ट्रेडिंग क्या होती है। ऑल ऑफ देम इज राइट आंसर। तीनों चीजें, कोल्यूशन, फॉल्स कम्युनिकेशन, इनसाइडर ट्रेडिंग, ठीक है। विच वन ऑफ द फिल्म इज नॉट अ कोड ऑफ कंडक्ट। कौन सी चीज है कोड ऑफ कंडक्ट नहीं है, कोड ऑफ एथिक्स है, कोड ऑफ बिहेवियर, ठीक है। कोड ऑफ प्रैक्टिस होना चाहिए, कोड ऑफ मैनेजमेंट नहीं होना चाहिए इसको। कोड ऑफ कंडक्ट, एथिक्स का कोड मतलब रूल्स, एथिक्स मानो, बिहेवियर आपका सही होना चाहिए, प्रैक्टिस भी करो उसकी, मतलब अपने अंदर अप्लाई भी करो, पर मैनेजमेंट नहीं है, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव करप्शन इंक्लूड गिफ्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव करप्शन इंक्लूड गिफ्ट टू फैक्ट्री इंस्पेक्टर, पोल्यूशन। इसका जो आंसर है मेनली, इसका जो आंसर है दोस्तों ऑल ऑफ द अबव है। देखो एडमिनिस्ट्रेशन करप्शन क्या हुआ, अब भाई एक पर्सन आया, एडमिनिस्ट्रेटर आया, मतलब कोई बड़ा ऑफिसर आया गवर्नमेंट का, हाँ भाई तुम्हारे वहां पे फैक्ट्री के अंदर पोल्यूशन हो रहा है, क्या है ये सर, कुछ लेन देन हो जाए, ठीक है चलो ठीक है, एक बीज पर फ्लैट दिलवा दो बस, बाकी तो मैं आपकी रिपोर्ट बना ही दूंगा, पावर नहीं मेरे पर। दैट इज द मीनिंग ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव करप्शन। बड़े बड़े ऑफिसर आते हैं, फैक्ट्री का इंस्पेक्टर आते हैं, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड इंस्पेक्टर आते हैं, बोलर इंस्पेक्टर आते हैं, तो ऑल ऑफ देव ये सारे क्या है, ये ऐसे पर्सन है जो कि फैक्ट्री इंस्पेक्टर जो होगा, फैक्ट्री में जाके इंस्पेक्टर करेगा, इंस्पेक्शन करेगा, भाई पोल्यूशन तो नहीं हो रहा, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड इंस्पेक्टर करेगा, तो इनको क्या मिल सकता है, गिफ्ट मिल सकता है करप्शन के तौर पर। ये ना करा जाए, ऐसे मना करता है। एडमिनिस्ट्रेशन को गिफ्ट मिलता है, एज अ करप्शन गिफ्ट मिल जाता है। तो वो जो फैक्ट्री इंस्पेक्टर, अगर किसी ने बंदे ने, आप फैक्ट्री के ओनर हो, मैं एडमिनिस्ट्रेटर हूँ, मैंने कहा भाई तुम्हारे वहाँ पोल्यूशन बहुत ज्यादा हो रहा है, तुम्हारी पेनल्टी लगी 50 लाख की, यार 50 लाख की समझेंगे सर आप 5 लाख लो, बस छुट्टी देने का लड़का, ठीक है बढ़िया लो। दैट इज द कॉल्ड एडमिनिस्ट्रेटिव करप्शन। ऑल ऑफ देवर तीनों के तीनों एडमिनिस्ट्रेटिव करप्शन के अंदर आ सकते हैं। कंप्लाइंस इज ऑल अबाउट द, अबे यार कंप्लाइंस अबाउट द रूल्स एंड अथॉरिटी, एक ही चीज को बार बार घुमा के दे देते हो। एथिक्स बिजनेस इज अ कोड ऑफ कंडक्ट वेयर विच बिजनेसमैन शुड फॉलो व्हाइल कंडक्टिंग देयर नॉर्मल एक्टिविटी। जब वो नॉर्मल काम कर रहा हो, स्पेशल काम करने में एथिक्स फॉलो मत करो। नॉर्मल जब भी आप कोई भी काम करो वहां पर एथिक्स को जरूर फॉलो करिए, एथिक्स को जरूर फॉलो करिए दोस्त। कोई भी काम करोगे तो एथिक्स को जरूर फॉलो करिए। इसके बाद क्या है, इसके बाद क्या है दोस्तों, द आइडिया ऑफ बिजनेस एथिक्स। देखो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर पता नहीं कब हुआ था, आपको पता है कब हुआ था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर पता है आपको? सही बताना, सही बताना, नहीं बताना और पता भी नहीं करना दोस्त, हमारा ज्योग्राफी काम नहीं है सर, फिर भी एक जनरल के लिए बता देता हूँ। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो हुआ था दोस्त, वो 28 जुलाई 1914 से चला था और 11 नवंबर 1918 पर जाकर यह खत्म हुआ था। 28 जुलाई 1914 से चालू हुआ था और 11 नवंबर 1918, मतलब 4 साल फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चला था, मतलब 4 साल की लड़ाई हुई थी दोस्त। अच्छा बताओ सेकंड वर्ल्ड वॉर का होता, ये भी नहीं पता था यार, क्या करना है जानकर हमें। ये लो भाई 1 सितंबर 1939 से चालू हुआ था अप टू 2 सितंबर 1947 में, और यहाँ पर हमारा जाकर देश आजाद हो गया था 1947 चला था, मतलब देश आजाद हो 15 अगस्त को, और उसके बाद भी चलता रहा। देश आजाद कर देता 15 अगस्त को, उसके बाद भी चलता रहा सेकंड वर्ल्ड वॉर। तो देश आजाद के बाद भी कुछ महीने कुछ दिन तक चलता रहा वॉर। और थर्ड वर्ल्ड वॉर कब हुआ था सर? वो नहीं हुआ था, ये पता है, ठीक है सर। एक कोल्ड वॉर भी हुआ था, कोल्ड वॉर। और जब कोल्ड वॉर हुआ था ना, कोल्ड वॉर क्या हुआ था, कोल्ड वॉर क्या होता सर? अब कोल्ड वर्ल्ड वॉर के बारे में आप इसके बारे में जाओ और यूट्यूब पर जाकर वीडियो देखो। आप इतना ज्योग्राफी में क्या सीखना सर, यूट्यूब पे देखना, आराम से बैठकर देखना, बट टाइम ही टाइम है हमारे पास। कोल्ड वर्ल्ड वॉर में क्या हुआ था, ये भी कोल्ड मतलब ये ठंडा, ठीक है, वो नहीं है कहीं आपको समझ लो ठंडा वर्ल्ड वॉर ठंडा वॉर, ठीक है, ठंडी लड़ाई तो कोल्ड वॉर वो नहीं है दोस्त। यूट्यूब के अंदर जाकर आप लिखो, इस सारी बारे में आप पढ़ो ना, बहुत सारे यूट्यूब के अंदर वीडियोस है। मैं आपको बताता हूँ, तो आइडिया ऑफ बिजनेस एथिक्स कब आया था? आइडिया ऑफ बिजनेस एथिक्स आया था कोल्ड वॉर के टाइम पर। कोल्ड वॉर के टाइम पर आइडिया ऑफ बिजनेस एथिक्स, ना तो सेकंड वर्ल्ड वॉर, ना फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, कोल्ड वॉर, ये याद रखना है बस हमें। तो हमें नहीं मतलब ये डेट वेट से क्या हुआ था क्या हुआ था, फिर मैंने बता दिया। कोल्ड वॉर आपके पास इसके बारे में यूट्यूब पर देखना आराम से। द आइडिया ऑफ द बिजनेस एथिक्स कॉट द अटेंशन ऑफ एकेडमिक मीडिया, बिजनेस एथिक्स एंड ऑफ द कोल्ड वॉर। कोल्ड वॉर एंड होने के बाद ये आइडिया लाया गया था बिजनेस एथिक्स करने के। बिजनेस एथिक्स इज बेस्ड ऑन well accepted
वेल एक्सेप्टेड। तो बिजनेस एथिक्स के अंदर क्या है, मेनली क्या है, मोरल्स और सोशल वैल्यूज। बिजनेस एथिक्स के अंदर क्या है मेनली, बिजनेस एथिक्स मतलब बिजनेस के अंदर जो एथिक्स होगा उसके अंदर क्या है, बेस्ड किस पे है, वेल एक्सेप्टेड मोरल और सोशल वैल्यूज। दोस्तों ये है राइट आंसर। An expert who is confidentially available to solve the ethical dilemma is known as ethics coach। इसको आपको याद करना, ये रखना पड़ेगा आपको। An expert, ऐसा एक्सपर्ट who is confidentially available to solve the ethical dilemma, dilemma मतलब प्रॉब्लम्स, एथिकल प्रॉब्लम को कौन सा, एथिक्स कोच। मतलब अगर आपके पास आप खेलते हो तो खेलने पे आपको प्रॉब्लम कौन सा, आपका कोच। आपका अगर कोई कंसेप्ट में प्रॉब्लम है तो मैं सोल्व करूंगा उसको। ऐसी एथिक्स के अंदर, एथिक्स के अंदर कोई प्रॉब्लम अराइज होती है, कोई नेगेटिविटी अराइज होती है, कोई ऐसी चीज तो कोई प्रॉब्लम अराइज हुई, उसके अंदर उसके लिए कौन होएगा, एथिक्स कोच आएगा। याद आया समझ में, ठीक है। कुछ चीजें होती है दोस्तों आपको यहाँ पर रखनी पड़ेगी। हाँ, सेट ऑफ प्रिंसिपल एंड एक्सपेक्टेशन, ये हमने पहले ही पढ़ा था। सेट ऑफ प्रिंसिपल एक्सपेक्टेशन मेंबर इज राइट आंसर, कोड ऑफ एथिक्स। बिजनेस एथिक्स हैज अ डैश एप्लीकेशन, यूनिवर्सल एप्लीकेशन। द टर्म बिजनेस एथिक्स केम टू यूज ऑन इन द ईयर, जब टर्म बिजनेस एथिक्स कब आया था, 1700 कहाँ पर आए थे, 1970। देखो क्या घुमा दिया 1970 पर आया था दोस्तों, 33 का 1970 पे है। फिर आगे, द क्रूरल स्टेप इज अंडरस्टैंडिंग बिजनेस एथिक्स इज क्रिटिकल स्टेप जो है अंडरस्टैंडिंग बिजनेस एथिक्स इज एस्टैब्लिशिंग द कोड ऑफ एथिक्स, लर्निंग टू रिकॉग्नाइज द एथिकल इशू। बिल्कुल सही, लर्निंग टू रिकॉग्नाइज एथिकल इशू मतलब एथिकल जो इशू है, एथिकल जो प्रॉब्लम्स है उसको लर्न करो, उसको रिकॉग्नाइज करो कि देखो भाई कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है वो है। तो अंडरस्टैंडिंग बिजनेस एथिक्स, बिजनेस एथिक्स को अंडरस्टैंड करने के लिए तो क्रूरल स्टेप जो लेना पड़ेगा आपको, पहले एथिकल इशू को समझना पड़ेगा। भाई आजकल इशू क्या चल रहा है, प्रॉब्लम क्या चल रही है, उसमें आपको रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा, प्रॉब्लम को समझना पड़ेगा और लर्न करना पड़ेगा। भाई इस बेस पर प्रॉब्लम चले, उस बेस पर क्या करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे बिजनेस एथिक्स को, ठीक है। क्रूरल स्टेप क्या हुआ दोस्तों, ये क्रूरल स्टेप, क्रूरल मतलब होता है महत्वपूर्ण, इंपॉर्टेंट। सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप क्या है बिजनेस एथिक्स के अंदर, उसको एथिक्स के इशू, एथिकल इशू को समझो और उसको लर्न करो, सबसे इंपॉर्टेंट। तो क्रूरल मतलब क्या होता है, महत्वपूर्ण, इंपॉर्टेंट स्टेप्स क्या है कि बिजनेस एथिक्स को अंडरस्टैंड करने के लिए सबसे पहले उसकी प्रॉब्लम को समझो, फिर उसको समझो, प्रॉब्लम्स एथिक्स की इशू को समझो, फिर उसको अंडरस्टैंड करो, फिर सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप क्या है, लर्निंग टू रिकॉग्नाइज एथिकल इशू। लर्न करो, एथिकल इशू को लर्न करो, रिकॉग्नाइज करो, फिर जाकर उसको समझिए, ठीक है। आ जाओ, तो समझ में आया। 35 का आंसर क्या है, बिजनेस एथिक्स रिलेट टू बिजनेस एथिक्स एन इंडिविजुअल और वर्क ग्रुप ऑफ डिसीजन। बिजनेस एथिक्स कहाँ पर रिलेट करेगा, इंडिविजुअल पे, अलग एक अगला पर्सन या ग्रुप ऑफ पर्सन पे रिलेट करेगा, ठीक है। भाई मेरा मानना क्या है या आपका मानना क्या है, इंडिविजुअल के डिसीजन पर आप क्या सोचते हो तो वही करोगे। तो एथिक्स बिजनेस एथिक्स रिलेट करता है इंडिविजुअल डिसीजन पे या ग्रुप्स के डिसीजन पे, सोसाइटी पर नहीं। सोसाइटी में क्या काम, बिजनेस के अंदर सोसाइटी आएगी या इंडिविजुअल आएंगे या ग्रुप आएगा, सब ग्रुप आएगा, मीटिंग होगी तो ग्रुप आएगा, तो उनके डिसीजन पे मिलता है, या इंडिविजुअल अकेला बंदे पे मिलता है, इंडिविजुअल ग्रुप और वर्क ग्रुप डिसीजन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द बिजनेस एथिक्स ट्रू, कौन सी ऐसी स्टेटमेंट जो बिजनेस एथिक्स के लिए सही स्टेटमेंट मानी जाती है, मैं बताऊं ये वाली। इट रेफर टू प्रिंसिपल एंड स्टैंडर्ड दैट डिटरमाइन एक्सेप्टेबल बिहेवियर इन द वर्ल्ड वाइड। अभी तो पढ़ा था, प्रिंसिपल स्टैंडर्ड से बनता है एथिकल, है ना, डिटरमाइन करता है एक्सेप्टेबल। एथिक्स एंड अनएथिकल बिहेवियर आर डिटरमाइन। देखो आपको एथिक्स के जो एमसीक्यू ट्रू फॉर इन द ब्लैंक्स आपको ऐसे याद करना पड़ेंगे, आपको इनको बार बार लिखना पड़ेगा। मेरा अब आज के बाद होमवर्क है 5 बार आप मुझे लिखकर पीडीएफ में सेंड करोगे, 5 बार कम से कम, देख कर लिखो कैसे लिखो, पर 5 बार मुझे पीडीएफ में सेंड करना है ये आज की क्लास के बाद। एथिकल एंड अनएथिकल बिहेवियर आर डिटरमाइंड बाय, किससे डिटरमाइन करेंगे, बोथ इंडिविजुअल एंड कल्चरल। इंडिविजुअल कल्चरल, नाइदर इंडिविजुअल नॉर कल्चरल, सर बोथ इंडिविजुअल एंड कल्चरल, बिल्कुल ऑब्वियस। कल्चर जो चल रहा है आज का, कल्चर जो चल रहा है, इंडिविजुअल, तो एथिक्स और अनएथिकल बिहेवियर आर डिटरमाइंड। एथिक्स एथिकल बिहेवियर है, ये अनएथिकल बिहेवियर है, कल्चर से पता चलेगा और क्या पता चलेगा दोस्तों, इंडिविजुअल से पता चलेगा। तो ये इंडिविजुअल का सोचना क्या है, इंडिविजुअल क्या है, बोथ इंडिविजुअल और द कल्चर। तो मेरा क्या मानना है, क्या मैं आज की सोसाइटी, आज की मॉरल सोसाइटी के अकॉर्डिंग चल रहा हूँ, नहीं चल रहा, मेरा गलत तो माना, मैं आप सबके अगेंस्ट तो नहीं जा रहा, तो ये उनसे बदलेगा कि एक बंदा एथिकल बिहेवियर कर रहा है करेगा। आप एथिक्स बिहेवियर आपका ये नॉन एथिकल बिहेवियर है, अनएथिकल है, तो उसके लिए क्या माना जाएगा, कल्चर, आपका नेचर, आपका इंडिविजुअल सोचना, थिंकिंग, ये माना जाएगा। टॉप मैनेजर डिमोन्स्ट्रेटेड कमिटेड टू एथिकल बिजनेस प्रैक्टिसेस विद द, टॉप मैनेजर क्या करेंगे सर, भाई कह रहे टॉप मैनेजर कमिटेड टू एथिकल बिजनेस प्रैक्टिस विद द एडॉप्शन ऑफ विद, भाई डिमोन्स्ट्रेट का मतलब क्या होता है, स्ट्रेटेड का मतलब होता है प्रदर्शन करना, किसको प्रदर्शन करना, समझाना, प्रदर्शन करना। देखा होगा आपने कि कोई प्रदर्शन कर रहा है, कोई अपनी चीजें दिखा रहा है, समझा रहा है, तो टॉप मैनेजर प्रदर्शन क्या करेगा, भाई कमिट करेगा एथिकल बिजनेस प्रैक्टिस विद द
एडॉप्शन ऑफ रिटर्न कोड ऑफ एथिक्स, बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है सर। एथिक्स का रूल्स एंड रेगुलेशन को लिखकर या फिर अडॉप्ट करेगा, कहेगा भाई ये हमारी आज के बिजनेस के अंदर आपसे ये अप्लाई करेंगे लिख कर, तो ठीक है। ये सब क्या जब भी आप बिजनेस खोलेगा तो लिख करेगा भाई ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, ऐसे काम नहीं होने चाहिए बिजनेस के अंदर, ये नहीं होना चाहिए, वो लिख देगा। फीचर दैट इज नॉट प्रेजेंट इन द बिजनेस एथिक्स, कौन सा फीचर जो बिजनेस एथिक्स के अंदर प्रेजेंट नहीं है? इट डिपेंड फ्रॉम बिजनेस टू बिजनेस, इट डिपेंड फ्रॉम बिजनेस टू बिजनेस, या इट हैज यूनिवर्सल एप्लीकेशन, ये तो है। इट एब्सोल्यूट इन नेचर, इट कैन नॉट बी इन्फोर्स्ड बाय लॉ। ओहो भाई ये लॉ द्वारा इन्फोर्स भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है बिजनेस टू बिजनेस भी, और ये यूनिवर्सल एप्लीकेशन भी, बस ये नहीं है। इट एब्सोल्यूट इन नेचर, एब्सोल्यूट मतलब एक लिमिट तक, लिमिट मतलब इसका नीचे क्या है, लिमिट है। ये यूनिवर्सल कह तो दिया यूनिवर्सल है, तो लिमिट कहां से आ गई यहाँ पर? एब्सोल्यूट क्या है? एब्सोल्यूट मतलब जितना चाहिए उतना, बस। नहीं सर ये नहीं है, यूनिवर्सल है, जितना मर्जी यूज करो, जितना मर्जी सूत्र समझ लगाओ कितना। कॉर्पोरेट एथिक्स ऑफ अ बिजनेस एथिक्स, कॉर्पोरेट कोड ऑफ एथिक्स मतलब बिजनेस कोड ऑफ एथिक्स। कॉर्पोरेट का मतलब क्या हो गया? बिजनेस कोड ऑफ एथिक्स आर ऑलवेज एक्सटर्नल ऑडिटेड, क्रिएट गाइडलाइन फॉर एम्प्लॉय टू वर्क, ठीक है। बाई आगे भूल गया है, याद लिखो। देखो इसका मतलब है कॉर्पोरेट कोड ऑफ एथिक्स कहता है, गाइडलाइन इशू करता है कि हाँ वर्करों के अपने एम्प्लॉय को कहता है कि भाई देखो हमारे बिजनेस की गाइडलाइन ये है, हमारे बिजनेस में ये है कि ये चीज यही होनी चाहिए बिजनेस के अंदर, ये चीज नहीं होनी चाहिए, ऐसे चीज से आप अप्लाई करना ये। तो बी इज द राइट आंसर की गाइडलाइन इशू कर देते हैं कि भाई ऐसा होना चाहिए और ऐसा नहीं होना चाहिए। In business ethics, the stakeholder theory of business ethics maintain and manage have ethical responsibility to manage firm benefit all its stakeholder or people claim of the company। मेरे को समझ नहीं आया क्या हुआ, ठीक है तो इसको करेंगे, इसको भी बैलेंस थोड़ा भी मैं समझाता हूँ। ये देखना लास्ट वाला, बिजनेस एथिक्स इज नॉट एब्सोल्यूट इन नेचर, एब्सोल्यूट है नॉट एब्सोल्यूट, नॉट एब्सोल्यूट इन नेचर। और आपके पास इसका एथिक्स बिकम ए मोस्ट इंपॉर्टेंट बिकॉज, एथिक्स क्यों इंपॉर्टेंट हुआ? एथिक्स क्यों इंपॉर्टेंट हुआ? बिकॉज ग्लोबलाइजेशन, क्योंकि वर्ल्ड वाइड है, और बिकॉज कम्युनिकेशन एक्सप्लोरेशन, इसको बोलना आपको मेरे बातचीत, तो आप हर, क्योंकि बातचीत वर्ल्ड वाइड है तो हम चीज वर्ल्ड वाइड है, तो सबके बाद बोथ ए एंड बी। एथिक्स क्यों इंपॉर्टेंट हुआ? क्योंकि हमारे बीच में बातचीत कैसी होनी चाहिए, वे बिहेवियर दोनों का टॉकिंग लेवल कैसा होना चाहिए, दैट इज द वर्ल्ड वाइड ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। इन सेटिंग एंड स्टैंडर्ड प्रिय, आपको लग रहा होगा दोस्तों आपने जल्दीबाजी सर बहुत जल्दी करा रहे हो, समझ नहीं आ रहा कुछ भी या कुछ ऐसी बात। दोस्तों जो चीज समझ में आ रही है ना वो हमने पढ़ी है पक्का, और जो चीज समझ नहीं आ रही ना आपको लग रहा है वो चीज आपको रटनी पड़ेगी, ये तो गारंटी है, कोई आपको ऐसा नहीं बता पाएगा। मैं तो फिर भी आपको डिटेल बता रहा हूँ, यही डिटेल है इसका दोस्त, इसमें कोई डिटेल में नहीं है कि भाई ये है ये है, आपको लिख लिख कर याद करना ही पड़ेगा इसको, ठीक है भाई, लिख लिख कर याद करना ही पड़ेगा। चलो, डैश आर बिलीव अबाउट व्हाट इज राइट और व्हाट इज रॉन्ग, कौन आपको बिलीव करता है? एथिक्स in setting ethical standard, perhaps the most effective step that the company can take it adopt a code of conduct, remote send the top manage supporting ethical standard, engage employee in ethical training, take accommodation strengths। ये दो बैलेंस आप छोड़ दो, इन दोनों को मैं आपको कराऊंगा। बैलेंस छोड़ने का मतलब ये हुआ अभी कराऊंगा बिल्कुल लास्ट में, अभी कराऊंगा बिल्कुल लास्ट, ठीक है। अब मैं आपको स्टार्ट कर रहा हूँ अपना ट्रू फॉल्स, फिर मैं आपको लास्ट में कराता हूँ उसको, वो दो में आराम से समझाना है मुझे, ठीक है। तो दोस्तों अभी स्टार्ट करते हैं ट्रू फॉल्स, मेरे दो अभी रह गए बैलेंस में, मैं कराऊंगा इसके बाद समझाऊंगा आराम से। मैं आपसे एक ही बात कहूंगा भाई कि इसमें ना आपको रटना पड़ेगा थोड़ा बहुत सर, ये एथिक्स ना थोड़ा बहुत रटना पड़ता है, इसके अंदर समझने लायक कुछ होता नहीं। देखो क्या होता है, मैं ऐसे क्यों कह रहा हूँ कि रटो, मैं कभी नहीं कहता सर रटने की, कभी नहीं कहता कोई चीज, मैं कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कभी नहीं कहूंगा, सेल ऑफ गुड्स में नेगोशिएबल ना कुछ नहीं कहूंगा। क्यों? एथिक्स में रटने के लिए इसलिए कह रहा हूँ, रीजन ये है कि इंस्टीट्यूट ने एमसीक्यू तो बाहर से दे दिए हैं, उसके बिहाफ पर कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा है। आप जितने भी एमसीक्यू ना, इससे बिहाफ पर कॉन्सेप्ट है ही नहीं दोस्त, इसके बिहाफ पर कॉन्सेप्ट है ही, तो मैं कैसे पढ़ा दूंगा, ठीक है, समझ रहे हो आप। तो इंस्टीट्यूट जनरल बेसिस पर ही दे रहा है, ठीक है, तो इसलिए आपको थोड़ा बहुत यहाँ पर इसको लिख कर याद करना पड़ेगा। फिर भी जहां तक मेरी कोशिश है मैं उतना सबको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। ट्रू फॉल्स और मैचिंग करते हैं जल्दी से। ट्रू और फॉल्स में क्या है? सबसे पहला ट्रू, मोरल रेफर टू द वेल फाउंडेड स्टैंडर्ड ऑफ राइट और रॉन्ग, सही और गलत में, दैट डिस्क्राइब व्हाट द ह्यूमन आउट टू डू रिटर्न इन राइट ऑब्लिगेशन बेनिफिट टू दी सोसाइटी। क्या मोरल बताता है क्या सही है क्या गलत है, या एथिक्स बताता है? सर मोरल बताएगा क्या सही है क्या गलत है, या एथिक्स? सर एथिक्स बताता है, तो यहाँ लिखा है मोरल रेफर टू, मोरल बताएगा सही और गलत में डिसीजन, बट नहीं सर एथिक्स बताता है, इसलिए इसका आंसर क्या है? फॉल्स। एथिक्स रिफर टू द स्टडी एंड डेवलपमेंट और वन एथिकल स्टैंडर्ड, बिल्कुल सही। एथिक्स किस पे रिफर कर रहा है? एथिक्स रिफर करता है स्टडी और डेवलपमेंट में, स्टडी और डेवलपमेंट एक स्टडी का एथिकल एंड स्टैंडर्ड होता है,
सिर्फ एक स्टैंडर्ड फॉलो करता है, क्या सही क्या गलत, ये सही है गलत है, ये सही है गलत, वन एथिकल स्टैंडर्ड। सही दो हो गया, सही गलत, सही गलत एक है सर, सही गलत एक है। किसी चीज को देखकर आप ये बता पाओ कि ये चीज सही है और ये चीज गलत है, ठीक, दैट इज गुड। होल्डर ऑफ पब्लिक ऑफिस है, हाँ, होल्डर ऑफ पब्लिक ऑफिस आर नॉट अकाउंटेबल फॉर देयर डिसीजन एंड एक्शन टू दी पब्लिक। होल्डर ऑफ पब्लिक ऑफिस आर नॉट अकाउंटेबल, अकाउंटेबल मतलब जवाबदेही, फॉर देयर डिसीजन, उसके डिसीजन के, मतलब जो होल्डर पब्लिक ऑफिस होगा वो अकाउंटेबल नहीं है, वो जवाब नहीं देगा, जो भी उस काम कर रहा पब्लिक को जवाब नहीं देगा, क्यों नहीं देगा भाई? तो हमने कहा ये आंसर हमारे पास क्या रहेगा, ये आंसर हमारे पास फॉल रहेगा, क्योंकि होल्डर ऑफ पब्लिक ऑफिस आर अकाउंटेबल, लास्ट में लिखा था होल्डर ऑफ पब्लिक क्या होता है, अकाउंटेबल, O2 साहिल। तो होल्डर ऑफ पब्लिक ऑफिस क्या होता है दोस्त, अकाउंटेबल होता है, अकाउंटेबल होता है, ठीक है। तो अकाउंटेबल मतलब जवाब दे, जो भी वो डिसीजन लेगा, जो भी वो काम करेगा उसको उसका जवाब देना पड़ेगा। होल्डर पब्लिक ऑफिस शुड टेक डिसीजन सोली इन टर्म्स ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट, बिल्कुल सही। जो भी होल्डर पब्लिक ऑफिस होगा, मैंने आपको बताया था होल्डर पब्लिक ऑफिस क्या कहते हैं, जो भी होल्डर पब्लिक ऑफिस होगा वो क्या करेगा, अपना डिसीजन, जो भी काम करेगा, जो भी डिसीजन लेगा वो पब्लिक के हित में होना चाहिए, बिल्कुल सही है। बिजनेस एथिक इज नॉट अ प्योर साइंस बट इट इज अ प्रोफेशनल प्रैक्टिस, सोशल एस्पेक्ट टू बिजनेसमैन टू अबाइड बाय द प्रिंसिपल ऑफ सिविल सोसाइटी। क्या बोल रहा है, कह रहा है बिजनेस एथिक्स प्योर साइंस नहीं है, सिस्टमैटिक साइंस है। बिजनेस एथिक क्या है, बिजनेस एथिक इज नॉट अ प्योर साइंस, इट इज अ सिस्टमैटिक साइंस, बिल्कुल सही कह रहा है। बिजनेस एथिक्स क्या है, प्योर साइंस इज सिस्टमैटिक, सिस्टमैटिक प्रोफेशनल प्रैक्टिस, बार बार आप किसी चीज को करते रहोगे तो उसमें पता जाएगा कि भाई ये चीज सही है, ये चीज गलत है। सोसाइटी से रिलेटेड एक्सपर्ट, बिजनेसमैन, जो भी आपके पास रहेगा, प्रोफेशनल। तो अगर मैं सिंपल ये कहूं कि बिजनेस एथिक्स क्या है, बिजनेस एथिक्स इज नॉट अ प्योर साइंस, इट इज अ सिस्टमैटिक साइंस। तो प्योर साइंस नहीं है, बिल्कुल सही। अब मेरे को एक चीज दिख रही है, एडम स्मिथ, और इस सबको पता है एडम स्मिथ द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। एडम स्मिथ क्या है, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स है, ये तो पता है ना, एडम स्मिथ इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। चलो पहला एथिक्स, एथिक्स क्या है, एथिक्स अगर ये आपको नहीं पता तो ये एथिक्स फर्स्ट रिपोर्ट ऑफ द कमेटी ऑफ स्टैंडर्ड ऑन पब्लिक लाइफ। देखो एक कमेटी है स्टैंडर्ड पब्लिक लाइफ, इंटर में पढ़ाया जाता है, इंटर की बात यहाँ डाल दी है, इंटर में, इंटरमीडिएट लेवल के अंदर जब आप आगे जाओगे, इंटरमीडिएट में जाओगे ना, वहां पर इसके बारे में बात करी जाती है, कमेटी ऑन स्टैंडर्ड पब्लिक लाइफ के बारे में, इसके बारे में बात करी जाती है, कमेटी ऑफ स्टैंडर्ड पब्लिक लाइफ के बारे में। तो ये कमेटी एक ऐसी होती है जो क्या करती है, पहली इस कमेटी ने एथिक्स के जो प्रिंसिपल्स थे, एथिक्स में जो आपके पास नीड्स ऑफ बिजनेस एथिक्स था, एथिक्स से रिलेटेड जितनी भी चीजें थी, इस कमेटी ने पहली रिपोर्ट करी थी अपनी गवर्नमेंट को बताया था। तो इंटर की पहली क्लास में समझाता हूं मैं कि ये कि कमेटी एक बनती है स्टैंडर्ड ऑफ पब्लिक लाइफ, जो कि फर्स्ट रिपोर्ट करती है एथिक्स के बारे में, समझ में आ रहा है। तो मैंने कहा ना कुछ बातें यहाँ पर है जो इंटर की भी डाल दी, कुछ बातें हैं जो कॉन्सेप्ट है नहीं वो डाल दिया, तो मैं फिर भी एग्जाम में आता है दोस्त, फिर भी एग्जाम में आता है ये, इसलिए मैं कह रहा हूँ एमसीक्यू आपको बार-बार लिख के करिए। बिजनेस एथिक्स, बिजनेस एथिक्स के बारे में क्या होगा सर, बिजनेस एथिक्स के बारे में बिजनेस एथिक्स अभी देखते हैं इसका, अरेबिक विजडम, अरेबिक विजडम सर ये होगा कॉर्पोरेट एथिक्स, ये मैंने आपको दिखाता हूँ कॉर्पोरेट एथिक्स में। बिजनेस एथिक्स कहाँ पर है, बिजनेस कहीं नहीं दे रखा सर, है ही नहीं, मैं बता रहा हूँ ना आपको, कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको मिलेगी नहीं सर, ये आपको रटना ही पड़ेगा सर कि क्या इसका आंसर है, क्या आंसर देखकर आपको करना पड़ेगा सर, ये चीज़ आपको करनी पड़ेगी मेरे भाई और बहनों, इसमें मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा क्योंकि यहाँ पर सर है ही नहीं। आप देखो ना एथिक्स पढ़ रहे हैं और यहाँ पर इकोनॉमिक्स की बात कर रहा है, समझ रहे हो आप, ये देखो अरेबिक विजडम, तो इसका कॉर्पोरेट एथिक्स है, कॉर्पोरेट एथिक्स का दूसरा नाम अरेबिक विजडम, ऐसे कह सकते हैं, वैल्यू फ्री। ये सर आपको ये चीज़ ना आपको खुद से करनी पड़ेगी, इसको सेलेक्ट करो, इसके आंसर देखो, उसको याद करो, ये ही हो सकता है, इसके अंदर कुछ नहीं हो सकता भाई, इसके अंदर कुछ हो नहीं सकता। जो चीज़ पढ़ने लायक है, जैसे मैं कह सकता हूँ सर 7 प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक लाइफ, तो यहाँ पर इसका आंसर देखकर आपको करना पड़ेगा। देखो यहाँ पर 7 प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक लाइफ क्या कहता है, सो टेकिंग डिसीजन सोनली फॉर पब्लिक इंटरेस्ट, ऐसे ही लिख सकते हैं। ये चीज़ आपको भाई खुद ही करनी पड़ेगी भाई और बहनों, क्योंकि इसमें ना सर पता है क्या है, रीजन बिंग मैं आपको सिखा देता हूँ, मैंने कॉन्ट्रैक्ट में कभी ऐसा नहीं करा, कॉन्ट्रैक्ट में एक एक पॉइंट मैंने ना, एक एक पॉइंट कॉन्ट्रैक्ट में एक एक
1000 तक है आपके पास, 1000 वो है आपके पास एमसीक्यू ट्रू फॉल्स इन द ब्लैंक्स मिलाकर ना, सारा टोटल 1000 है। तो एक एक करवाया तो उसमें बाहर से भी तब भी बताया, बट यहाँ पर बात ही अलग है। यहाँ पर देखो इकोनॉमिक्स के बारे में आ गई, तो आप लोग पता क्या करना है, आपको पता क्या करना है इसमें, मैं आपको सही तरीका बताता हूँ उसको याद करने का। 30 नंबर का भाई, मजाक मत देना। 30 नंबर का सही तरीका ये है कि आप इसको ना एज इट इज इसके आंसर लिखो सामने, और उसमें देखो भाई इसका आंसर ये है, इसका आंसर ये है, रटना पड़ेगा ही भाई। इसमें मैं अब इसमें कुछ नहीं कर पाऊंगा। मैं आज तक जिंदगी में कभी ऐसे नहीं बोलता कि रटो, एक टीचर कभी नहीं बोलेगा 2 रटा, बट क्योंकि एथिक्स के अंदर, इसलिए इसमें तो बोला या तो कंसेप्ट लेकर आओ, कंसेप्ट है ही नहीं, कॉन्सेप्ट दे नहीं रखा आपने, हाँ, और बस आपने दिन डाल दिया, ये कहीं नहीं दिख रहा। फादर ऑफ एस्टिन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, अब ये कहां से आ गया, ठीक है, तो समझ रहे आप, ये चीज आपको सेल्फ करना है मेरे भाई। जैसे कि मैं इसमें कहता हूँ ऑनेस्टी, ये पढ़ा था हमने, मोरल्स ये पढ़ा था, इसे आप कर सकते हो। ये सारी बातें हमने पढ़ रखी है सर, ये सारी बातें हमने पढ़ी है, थोड़ी बड़ी बातें पढ़ रखी है हमने, तो इसको आप आराम से देखकर कर सकते हो। और अगर नहीं आएगा, ऐसे लग रहा होगा कहीं यार ये तो पढ़ा नहीं कभी, तो उसको आपको खुद से याद करना पड़ेगा भाई इसका आंसर ये है। कंसेप्ट ये सिर्फ एथिक्स के अंदर है और किसी के अंदर नहीं है, ऐसा कहीं नहीं मैंने किसी के अंदर पढ़ा है, ना सेल ऑफ गुड्स में, ना नेगोशिएबल में, ना किसी में, कॉन्ट्रैक्ट में। एक एग्जाम्पल कॉन्ट्रैक्ट है, एक पॉइंट एग्जाम्पल ढंग से दिया है, सिर्फ एथिक्स के अंदर आपको इतना मेरे साथ करना पड़ेगा, थोड़ा आपको उसमें आना पड़ेगा मेरे भाई। तो यहाँ पर ऑनेस्टी, मोरल्स, कैरेक्टर, रशियन प्रूफ, इथोकोस, इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, इसके बारे में कहीं ना कहीं हमने पढ़ा है, तो ये हम आराम से इसको कर देंगे। और वो 2 पॉइंट जो मैं आपको बता देता हूँ ऊपर के, वो भी आउट ऑफ सिलेबस हमें बता रखा है, आई थिंक एक है 41 इन बिजनेस एथिक्स द स्टेक होल्डर थ्योरी ऑफ द बिजनेस। स्टेक होल्डर कौन होता है? स्टेक होल्डर वो जो बिजनेस एथिक्स के अंदर अटैच्ड है, जो पर्सन बिजनेस एथिक्स के अंदर कहीं ना कहीं मिले हुए हैं, दैट इज द मीन ऑफ स्टेक होल्डर, ना कि शेयर होल्डर नहीं है सर, स्टेक होल्डर मतलब जो जुड़े हुए हैं बिजनेस एथिक्स से, दैट इज द स्टेक होल्डर। Maintain the manager have an ethical responsibility to manage a firm for the benefit of all stakeholders or for the people who have claim on a company। मतलब क्या है, ध्यान सुनो, मतलब ये है कि भाई एक बिजनेस एथिक्स, इन बिजनेस एथिक्स के अंदर जो भी स्टेक होल्डर है, थ्योरी ऑफ बिजनेस एथिक्स मेंटेन करते हैं दैट द मैनेजर हैव एन एथिकल रिस्पॉन्स। मैनेजर जो होगा बिजनेस का, उसके बाद एक एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो फर्म को मैनेज करें, बिल्कुल ठीक है, और द बेनिफिट ऑफ स्टेक होल्डर, और वो स्टेक होल्डर के बेनिफिट में काम करे। स्टेक होल्डर स्टॉक नहीं है, स्टेक होल्डर STAK, स्टेक होल्डर के बेनिफिट में काम करें। एंड फॉर अ पीपल हु हैव क्लेम फॉर अ कंपनी, और जो कंपनी का क्लेम करे उस पर काम करें। बताओ, एक बिजनेस एथिक्स ये कहता है कि अपने जो बिजनेस से अटैच है, जिन्हें बिजनेस के लोग जो बिजनेस से जुड़े हुए उनके लिए काम करो, नहीं सर, एक बिजनेस एथिक्स कहता है कि सोसाइटी के लिए काम करो, ना कि बिजनेस के लोगों के लिए काम करो। पहले क्या है पीपल, फिर क्या है प्लैनेट, फिर क्या है आपके पास प्रॉफिट के लिए बाद में काम करना, अपने पीपल्स के बाद में काम करना, पहले क्या करना सोसाइटी के लिए काम करना। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? तो इसके लिए जो मैं समझूंगा फॉल्स कहेंगे कि भाई जो पर्सन जो कंपनी पे क्लेम कर रहे हैं, या स्टेक होल्डर जो कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं, या फिर मैनेजर फर्म, तो ये जो मैनेजर काम करेगा वो स्टेक होल्डर वो, या फिर उस पर्सन की जो कंपनी से कोई ना कहीं क्लेम करते हैं, डाटा क्रेडिटर जैसे कि। और तो इस केस के अंदर दोस्तों, इस केस के अंदर क्या होगा, इस केस के अंदर हम कह सकते हैं कि भाई मैनेजर को इनके लिए तो काम करना ही है, साथ में किसके लिए काम करना है, और पब्लिक के लिए काम करना है, पब्लिक के हित में। पब्लिक को ऐसा कोई काम ना करे जो पब्लिक को, जिससे आपको प्रॉब्लम हो, हार्मफुल हो, जैसे नीड्स ऑफ माल प्रैक्टिस ना करे, ब्लैक मार्केटिंग ना करे, ऐसे। इसलिए हमने कहा फॉल्स है। ये कहता है बिजनेस एथिक्स ये कहता है कि मैनेजर को सिर्फ फर्म के लिए काम करना चाहिए। फॉल्स क्यों बोला? बिजनेस इसके कह रहा है बिजनेस एथिक्स का मतलब ये है कि मैनेजर जो है वो फर्म के लिए काम करेगा, स्टेक होल्डर के लिए, और जो कंपनी पे क्लेम करेंगे उसके लिए काम करेगा, और किसी के लिए नहीं। मैंने कहा गलत, और पब्लिक के लिए भी काम करना चाहिए, पब्लिक के लिए पहले, बाकी इनके लिए बाद में। ठीक है सर, तो आज की इस वीडियो लेक्चर में इतना ही करते हैं, इस क्लास में इतना ही करते हैं। मुझे पता है कहीं ना कहीं क्लास में कुछ बातें समझ में आई, कुछ बातें नहीं आई, क्योंकि दोस्तों ये फेस टू फेस पे भी ऐसे होता है। और ये सर मेनली इसको आपका होमवर्क में है। देखो आपको क्या करना है, जो चीज आपको समझ में आती है ठीक है, जो चीज समझ नहीं आती है उसको आपको याद करना है बाय हार्ट। ठीक है, मैं आपको फिर ये कहूंगा कि ऐसी मेरी टीचिंग स्टाइल नहीं है, बट फिर आपसे ये कहूंगा दोस्त, क्योंकि इसके अंदर वो वेब पर कंसेप्ट है ही नहीं, मैं क्या करूं बताइए? मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि कंसेप्ट होता तो पढ़ाता ना, कंसेप्ट है ही नहीं तो कैसे पढ़ाऊं सर? कंसेप्ट है ही नहीं। अब आप कहोगे कि भाई फादर ऑफ इकोनॉमिक्स को, ये तो बट आपको याद करना पड़ेंगे, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स क्या है भाई, ये है, उसके अंदर क्या ये है। आपको ऐसा बिल्कुल नहीं लगेगा कि देखो जिस हिसाब से मैंने कॉन्सेप्ट आपसे डिस्कस करा है उस हिसाब से आप देखते हो कि सर एमसीक्यू में बहुत सारे, एमसीक्यू के अंदर इसके ना एमसीक्यू पढ़ लो, मैचिंग पढ़ने की जरूरत नहीं, मैचिंग बहुत कम आते हैं, एमसीक्यू ज्यादा आते हैं। तो एमसीक्यू अगर आप पढ़ लेते हो या फिलअप पढ़ लेते हो तो बहुत है, इनफ है। ठीक है,
तो इसके आप एमसीक्यू फिलअप को लिख के मुझे 5 बार भेजो पीडीएफ फॉर्मेट के अंदर। पीडीएफ में 5 बार लिखो, पहले पूरा लिखो, ऐसे नहीं कि पहला क्वेश्चन 5 बार कर रहे हो, पहले एक बार पूरा, फिर दूसरी बार, फिर तीसरी बार, फिर चौथी बार, फिर 5 बार करने के बाद आपको ऐसा रट जाएगा, ये बात मानना भाई मेरी, भाई और बहन ये बात मेरी पक्का मानना, इसको 5 बार करना, आंसर देख के कर लो, पर कर लो। जब मैं आपको एथिक्स का टेस्ट लूंगा ना, आप कहोगे सर बहुत ही सिंपल है, ठीक है। कुछ बातें मैं खुद कहूंगा इंस्टीट्यूट यहाँ पर गलत है सर। इंस्टीट्यूट में यहाँ पर क्या हुआ, गलती क्या हुई है इंस्टीट्यूट से कि यहाँ पर ना वो कंसेप्ट जो अभी बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे आज एमसीक्यू, वो कंसेप्ट जो डाले नहीं है, जो इंटर लेवल में डाले हैं, जो यहाँ पर डाले नहीं है, उस कंसेप्ट के भी एमसीक्यू ट्रू फॉल्स दे रही है। आप क्या करें, जहां तक में से है वहां तक मैंने एक्सप्लेन कर दिया, जहां तक नहीं है कि जैसे कि मैंने कहा कि आपके पास जैसे कि ये आपके पास अरेबिक वगैरह, एडम स्मिथ, फादर इकोनॉमिक्स, ये सब चीज, ठीक है दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में इतना ही करेंगे। मेरे को ये होमवर्क करके जरूर दिखाना आपको। थैंक यू वेरी मच।